हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है, पब्लिक कमेंट्स इनवाइटेड ऑन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन IEPFA अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफ़र एंड रिफंड रूल्स 2016। और ये क्यों अमेंडमेंट्स वो कर रहे हैं, जिससे रिफंड प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके फॉर लो वैल्यू क्लेम ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए IEPFA के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते रहते हैं और आपको पता ही है कि कभी भी कोई भी रूल्स में अमेंडमेंट होनी होती है तो पहले हमेशा पब्लिक कमेंट्स मंगाए जाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि आपके पास कोई राय है, हम लोग ये चेंजेस कर रहे हैं। तो जब तक आपका इस स्टेज पर होता है कोई भी रूल्स की अमेंडमेंट, तो तब तक वो लागू नहीं हुई होती है। जैसे ही सारा ये प्रोसेस ख़त्म होता है, पब्लिक कमेंट्स आ चुके होते हैं, वो उसको बिल्कुल से रीफ्रेम पूरा अच्छे से कर लेते हैं, पॉलिशिंग उसकी हो जाती है, फिर वो नोटिफाई कर देते हैं रूल्स को, और जिस दिन वो नोटिफाई होते हैं उस दिन से आपके वो रूल्स लागू हो जाते हैं। तो अभी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन आपको प्रपोज्ड अमेंडमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लो वैल्यू क्लेम उन्होंने क्या माने हैं इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में। ये स्पेसिफिक कैटेगरी रहेगा ऑब्वियसली, और ये अलग से इंट्रोड्यूस की गई है। पहली ऐसे कोई कैटेगरी नहीं होती थी, लेकिन अब की गई है, क्योंकि देखो जो लो वैल्यू वाले होते हैं ना, उनको तो उन तक एक्चुअली में जो सारे राइट्स होते हैं, जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनके क्लेम्स की फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ये लाई जा रही हैं बेसिकली अमेंडमेंट्स। अब ये कौन कौन आएंगे इस कैटेगरी में, आपके जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स हैं, मतलब कि उसका कोई उनके पास फिजिकल कागज नहीं है, हम लोग ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, उसमें शेयर्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए तक की है, या फिर डिविडेंड क्लेम्स हैं अप टू ₹10,000। तो ऐसे कोई भी केसेस होंगे, क्लेम्स होंगे, तो वो सब लो वैल्यू क्लेम्स में आएंगे। अब प्रपोज चेंजेस हम देख लेते हैं। टाइमलाइन जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा, 30 दिन तक करना है उन्होंने। और जो कंपनी बेस्ड वेरिफिकेशन रहेगी, अथॉरिटी जो है वो क्या चाहती है कि वो रिलाई करे सोनली ऑन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न्ड कंपनी फॉर दीज क्लेम्स। तो देखो क्या होता है, अगर वो सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि हमें यही वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, सोनली हमें उसी पे, उससे क्या होगा, टाइमलाइन अपने आप कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो लेयर्स, एक्स्ट्रा टाइम, फाइल इधर से उधर जाती थी, उसमें आपके टाइम बच जाएगा। देन डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा रिफंड प्रोसेस की। एंड फॉर्मल अपील मैकेनिज़्म, तो ये क्या है, एक नया मैकेनिज़्म लाया जाएगा, ये भी प्रपोज्ड है आपका। इसमें क्या होगा, जो क्लेमेंट्स है ना, उनको लगता है कि नहीं क्लेम सही नहीं है, वो अपील कर सकते हैं। और अगर मानो कि उनकी रिफ़ंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो उसके लिए अगर उन्हें लगता है कि नहीं मेरा तो क्लेम सही नहीं आया है या रिजेक्ट है, कोई भी रीज़न है, तो उसके लिए वो अब अपील कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई सुनवाई की जगह नहीं थी, अब अपील कर सकते हैं, तो देखो ऑब्वियसली सुनवाई मिल रही है उनको। एंड इसके साथ साथ देखो, जब भी कोई प्रपोज्ड अमेंडमेंट आती है, ऑब्वियसली वो लोग और ज़्यादा जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गाइडलाइंस हैं, उसको क्लियर बनाते हैं।
चलिए इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। इससे क्या है, 100 करोड़ अनक्लेम शेयर्स देखो अभी भी ना अथॉरिटी IEPFA के पास हैं। और आपने देखा ये कैंपेन भी करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि आप देखो, हो सकता है किसी के पुराने लोगों ने लिए होंगे शेयर्स, उनको नहीं पता है। तो 100 करोड़ अनक्लेम शेयर्स अभी भी उनके पास हैं। वो चाहते हैं कि इसको हम क्लीन अप कर लें, लोगों को उनका पैसा दे दें। और मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, 1 लाख करोड़। मतलब आप लोग अमाउंट देखो, एंड अनक्लेम डिविडेंड 6 to 7 thousand करोड़ रुपीज़ के हैं। तो इन्हीं सबको वो क्लियर अप करने के लिए ये सब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया GDP ग्रोथ फॉर FY26 इज एस्टिमेटेड एट 7.4%, विच विल बी ड्रिवन बाय द डबल इंजन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे 25-26 आया था, अभी इसके बारे में हम लोग हाइलाइट्स भी करेंगे, थोड़ी देर दिनों तक लॉन्च करेंगे और बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, मतलब ये तो ना बिल्कुल घोट के पी लेना, इसके नंबर्स, इसका सब कुछ। आप कोई भी एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे अभी हम पार्लियामेंट में टेबल किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर। ये तो देखो हम जानते भी हैं, हमने पहले भी जो प्रोजेक्शंस की हैं अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उनमें भी हमने देखा है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि FY26 यानी कि आपका अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक का जो पीरियड है, उसमें हम लोग 7.4% GDP ग्रोथ करेंगे। और ये गोल्डीलॉक्स मोमेंट के साथ आ रहा है। गोल्डीलॉक्स भी हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर क्लासेस आप रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा। ये क्या आपका मोमेंट होता है जहाँ पे हम हाई ग्रोथ में भी हैं और हमारी इन्फ्लेशन लो चल रही है। वो तो हमने देखा ही है ना, इवन की डिफ्लेशन भी रही है फूड में बेसिकली। चलिए डबल इंजन ऑफ ग्रोथ उन्होंने किससे कहा है कि दो ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से हमने इतना अच्छा GDP हम ग्रोथ देख रहे हैं। सबसे पहले कंजम्पशन। सो कंजम्पशन में आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली जो हम सारे कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग खर्चा करते हैं अपनी डेली नीड्स पे, किन्हीं भी चीज़ों पे, वो सब आता है। तो वो 1.5% है ऑफ GDP इन FY26, और ये हाईएस्ट लेवल है सिंस 2012। तो देखो, जो प्राइवेट सेक्टर करते हैं ना, हम सारे लोग करते हैं, यानी कि हम लोग पैसा बचा नहीं रहे, हम लोग अपनी कंजम्पशन, अपनी ज़रूरतों पर लगा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, जब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो आपकी पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट करती है। देन रूरल डिमांड जो है वो भी काफ़ी उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, और मॉनसून सीज़न भी इस बार अच्छा रहा है। अर्बन डिमांड क्यों हाई रही है, अर्बन डिमांड में बेसिकली देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कम हुए हैं, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई है आपकी अर्बन कंजम्पशन में। और इसके साथ साथ लो इन्फ्लेशन रहा है। अब देखो, जब इन्फ्लेशन आपका लो रहेगा, और जैसे टैक्सेस का हमने देखा रेशनलाइजेशन हुआ, GST का आप जानते होंगे अभी पीछे आई थी इतनी अमेंडमेंट्स, उसकी वजह से क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर क्या होती है कि मेरे हाथ में मानो आज 1 रुपया है, वो 1 रुपया कितना चीज़ बाहर जाके, चलो 1 रुपया का तो हम जानते हैं वैल्यू नहीं है, हम थोड़ा 500 रुपये ले लेते हैं। सो 500 रुपये आज से 10 साल पहले कितनी चीज़ें खरीद सकते थे और आज कितना खरीद सकते हैं, तो वो उसका परचेजिंग पावर है। और हमें पता है देखो, इन्फ्लेशन आती है विद टाइम, वो 500 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो रही है, मैं उसमें कम सामान खरीद सकती हूँ। लेकिन जब भी किसी चीज़ के टैक्सेस कम होंगे, चीज़ सस्ती होगी, तो यानी मैं वो चीज़ ज़्यादा खरीद सकती हूँ ना उतने में ही, 500 रुपये में, तो यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इस वजह से आपका कंजम्पशन इंजन हाई रहा है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इंजन। इन्वेस्टमेंट इंजन में कैपिटल फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स्ड, इसमें आपके सारा फिक्स्ड कैपिटल, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब आता है। वो 30% ऑफ GDP पे एस्टिमेटेड है, और इसमें भी ग्रोथ रेट है 7.8% का। इसके साथ साथ पब्लिक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गई, वो भी काफ़ी अच्छी रही है। एंड इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रिवाइवल रहा है इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और देखो, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में सिर्फ सरकार ही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, तो क्या है, इंफ्रा या जो भी हमारे, जब कोई फिक्स्ड कैपिटल बनती है ना, फिक्स्ड कैपिटल में आपकी बिल्डिंग्स, आपका जो भी एक लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाली चीज़ हो जाती है, तो जब भी वो बनेगी, वो एसेट क्रिएशन ही है ना हमारे देश के लिए। तो उससे क्या है, वो एसेट बनेगा, वो आगे किसी और चीज़ के लिए, आप प्रोडक्शन के लिए, मानो फैक्ट्री लगाई,
क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है आपका, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कि किसी ने फैक्ट्री लगाई, अब वो फैक्ट्री में आप प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जीडीपी बढ़ता है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट इंजन की बात हो गई। चलिए सेक्टोरल हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रोथ है, 9.1% की देखी गई है। आपका सबसे बड़ा देखो, आपके अगर हम लोग बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की भी बात करें, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर छाया हुआ है, और यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी 8.4% से ग्रो हुई है इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, बेसिकली आपकी पीएलआई स्कीम्स की वजह से। और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एज ऑफ मिड जनवरी 2026 $701.4 बिलियन है। और ये क्या है, ये हमारे 11 मंथ के इंपोर्ट को पूरा करने के लिए है फॉरेन रिजर्व्स। देखो मंथ में देखा जाता है कि हम अपने इंपोर्ट्स का कितना पैसा हमारे पास रिजर्व्स में है। देन इसके साथ साथ जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, वो भी बहुत लो हो गए हैं 2.2% पे। तो जो सर्वे है वो जीडीपी ग्रोथ हमने देख लिया, लेकिन रियल जीडीपी ग्रोथ की रेंज उसने 6.8 to 7.2% की रखी है फॉर FY 2027। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये बिल आपका पिछले सेशन में लाया गया था पार्लियामेंट में, पर पास नहीं हुआ था। अभी भी ये पास नहीं हुआ है, जब ये एक्ट बन जाएगा तब आपको मैं बता दूंगी। अभी हम बिल के देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो कंज्यूमर चॉइस एंड कंपटीशन से रिलेटेड है। जो बिल है वो मोनोपोली सप्लाई मॉडल को ख़त्म करता है। सो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की, वो ऑपरेट कर सकती हैं सेम एरिया में। मतलब ये नहीं कि आपको एक ही बिजली विभाग से अब बिजली लेनी है। एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन सर्विस रहेगी। ऑब्वियसली जो बेटर परफॉर्मेंस देगा, बेटर एफिशिएंट होगा, उसको ज़्यादा काम मिलेगा। देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, तो जितने भी लाइसेंसेस हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस एंड सप्लाई टू ऑल कंज्यूमर्स इन देयर एरिया। ये नहीं है कि एक फैक्ट्री को जा रही है और घरों को जा ही नहीं रही है इलेक्ट्रिसिटी। एंड फाइनेंशियल एंड टैरिफ रिफॉर्म्स भी इसमें लाई गई हैं। सो जो बिल है वो चाहता है कि टैरिफ्स जो हैं उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई आए, कि ये ना हो कि देखो क्या है कि डिस्कॉम्स जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, वो डेट में इतना चल रहे हैं ना कि क्योंकि उनका कवर अप ही नहीं हो पाता, कि वो जितना बिजली उनको बनाने में लग रहा है उतना वो आगे नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए टैरिफ्स अब जो हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई। देन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस जो हैं उनको भी एम्पावर, या आपकी कमीशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको भी एम्पावर किया गया है कि वो अपने टैरिफ्स खुद से डिसाइड कर सकती हैं। एंड अगर कोई भी पिटीशन फाइल करने में किसी भी डिस्कॉम की तरफ से डिले हो जाता है, तो सुओ मोटो आपके जो कमीशंस हैं वो डिसाइड कर देंगी कि क्या न्यू टैरिफ्स हैं जो हर April 1 से लगने हैं। सब्सिडी में भी इसमें बात की गई है इस सेक्शन में। सो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे सकती हैं फार्मर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड्स को, पर ये जो सब्सिडीज़ है ना, ये ट्रांसपेरेंटली फंडेड होनी चाहिए स्टेट बजट से ही। ये नहीं है कि डिस्कॉम्स की वजह से, डिस्कॉम्स के उसमें से आप दे रहे हो सब्सिडी और उनकी तो बिल्कुल ही बैलेंस शीट का आप वो कर रहे हो काम खराब। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टेट बजट से देनी है आपने वो सब्सिडी। एंड क्रॉस सब्सिडी को फेज आउट किया जाएगा। सो यानी कि जो भी सब्सिडी आपके रेलवेज़, मेट्रो रेलवेज़, जो भी क्रॉस सेक्टर्स को दी जाती थी, उसको धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। देन ग्रीन एनर्जी से भी रिलेटेड इसमें बात की गई है। देखो अब जैसे जैसे नए बिल्स आते हैं ना, उसमें नई वाली चीज़ें भी आपकी सारी इंक्लूडेड होती है। सो नॉन फॉसिल फ्यूल ऑब्लिगेशंस भी रखी गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हमें 500 गीगावाट करना है बाय 2030, और हाफ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, हाफ टारगेट। तो उसके लिए भी एनफोर्सिएबल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी ऑब्लिगेशंस लाए जाएंगे डिस्कॉम्स के लिए। देन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सो जैसे बैटरीज हैं ESS, यानी कि उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं पावर को, सो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर्मली एज पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। एंड मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो आपकी कमीशंस रहेंगी उनको एम्पावर किया जाएगा सेंट्रल कमीशन को टू इंट्रोड्यूस मार्केट बेस्ड टूल्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूअल कैपेसिटी। और रेगुलेटरी में भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चेंजेस हैं। सो सरकार जो है वो अकाउंटेबल कर सकती है कोई भी सेंट्रल या स्टेट कमीशन के किसी भी मेंबर को, कि उन्होंने अपना काम सही से क्यों नहीं किया, बेटर गवर्नेंस है या नहीं है।
और कोई भी केस होगा, कोई भी उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होगी तो उसके सारे डिसीजंस आपके 120 डे टाइमलाइन में लिए जाएंगे। आपके कोई भी बैकलॉग्स हैं, कोई भी कंप्लेंट्स के, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड राइट ऑफ वे, तो ये क्या है, प्रोविजंस फॉर इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर बीइंग मूव फ्रॉम ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो देखो, पिछला आपका टेलीग्राफ एक्ट 1885 था जिसके अकॉर्डिंग सब चल रहा था, मतलब देखो ब्रिटिश एरा का वो था, अब उसको ख़त्म करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लाया जाएगा। इसके साथ साथ बिल ये भी कहता है इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाई जाए एक, जिसको हेड करे यूनियन पावर मिनिस्टर। ये कंसल्टेटिव रहेगी आपकी, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि सारे सेंटर और स्टेट्स के रहेंगे पावर सेक्टर के मिनिस्टर्स, और वो आपस में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है सेक्रेटरी डीएफएस चेयर्स रिव्यू मीटिंग ऑफ आरआरबीज, तो यानी आपके रीजनल रूरल बैंक्स। तो क्या क्या इस मीटिंग में उनके आया कि क्या उनके प्रॉफिट रहे। सो प्रॉफिटेबिलिटी में आरआरबीज ने अप टू दिसंबर 2025, सो ये अप्रैल टू दिसंबर की बात हो रही है, 7,720 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। काफ़ी अच्छी आपका नंबर है, और पिछले साल के जो फुल फाइनेंशियल ईयर है ना, उसको भी इन्होंने सरपास कर दिया सिर्फ आपके 9 मंथ्स में। इसके साथ साथ अगर हम एनपीए यानी फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो वो भी आपके नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड आपकी ट्रेंड शो कर रहे हैं। और जो CRAR रेशियो है आपके आरआरबीज़ की, वो 14.8% हो चुकी है। काफ़ी अच्छा नंबर है ये आपका। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो 45.68 लाख PM जनधन योजना अकाउंट खोले हैं उन्होंने करंट फिजिकल ईयर में। चलिए आरआरबीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा जान देते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आरआरबीज़ जो थी ना, रिकमेंडेशन दी थी नरसिम्हम कमेटी ने, 1975 में ये कमेटी बनी थी कि हमें कैसे हम लोग रूरल एरियाज़ तक बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज़ पहुंचा सके। तो उन्होंने आरआरबीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर पहला आरआरबी, जिसे प्रथमा बैंक जिसका नाम है, वो अक्टूबर 2 1975 को खोला गया था। एंड उसके बाद इनको लीगलाइज किया गया था अंडर योर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। और आरआरबीज जो है ना, ये आपके हाइब्रिड नेचर में काम करते हैं। मतलब क्या है कि लोकल फील भी देते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे सब कुछ लोकलाइज्ड होता है, और हर हमें पता ही है कि अब तो वन स्टेट वन आरबी है। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत ना फेमिलियर होते हैं लोग, क्योंकि एक तरह से जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है ना, उसी पे बनाया गया था कि लोगों को ना ज़्यादा मुश्किल ना हो कि एकदम से कि ये क्या हमारे लिए बिल्कुल चेंज कर दिया है। चलिए की फंक्शंस क्या हैं रूरल क्रेडिट, ये तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी के लिए ये बनाए गए थे कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो बिल्कुल ही समझ लो रूरल एरियाज़ के लोग हो गए, उनको तक हम कैसे क्रेडिट बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाए। इसके साथ साथ PSL नॉर्म्स भी जो आरआरबीज़ के लिए होते हैं। सो हमें पता है कि बाकियों के लिए मैंडेट 40% का होता है, पर आरआरबीज़ के लिए जो मैंडेट है वो 75% का है, कि इनको ना 75% जो उनका क्रेडिट है ना, पूरा जो भी ये क्रेडिट में बांट रही है, मानो 100 रुपये अगर मैं लेती हूँ तो उसका 75 रुपये इनको प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना है। प्रायोरिटी सेक्टर हम इन डिटेल कोर्स में सब कवर्ड है, आपके पास कोर्स आपने परचेज़ कर लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, उसमें जाइए, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में बैंकिंग से रिलेटेड शुरू की सारी क्लासेस देख लीजिए, आपका ये सब कुछ बिल्कुल आपको ये टिप्स पर हो जाएंगे नंबर्स। चलिए गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो आपके जो MG नरेगा के वेजेस हो गए, जो भी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो सब इसके थ्रू ही जाते हैं आपके रूरल एरियाज़ में। इसके साथ साथ आपकी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी ये सब दे रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI हर चीज़ हो रही है वहाँ। ओनरशिप स्ट्रक्चर देख लेते हैं आरआरबीज़ का, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये फिक्स्ड रेशियो में रहता है, कोई भी आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर लगता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% लगता है, और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, आपका SBI PNB कोई भी स्केड्यूल्ड बैंक। चलिए रीसेंट रिफॉर्म्स देख लेते हैं हम लोग आरआरबीज़ में। सो 1990s में आपके 196 आरआरबीज़ होते थे, लेकिन अब हमें पता है वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया है, और फोर्थ फेज़ आपका कंसोलिडेशन का ख़त्म हुआ था मई 2025 में, जिसके बाद आपके पूरे देश में 28 आरआरबीज़ रह गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं मंथली रिव्यू ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट अप टू दिसंबर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में पूरा सरकार का ब्यौरा क्या है। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, सो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल नॉन डेट रिसीट्स के बीच में फ़र्क क्या है।
सो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें तो 8.55 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। तो यानी कि इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है लेकिन रिसीट्स नहीं उतनी हैं। परसेंटेज के उसमें देखें तो 54.5% ऑफ फुल ईयर बजट एस्टीमेट, तो हमने जो एस्टीमेट किया था ना अपने बजट में, उसका 54.5% हमने अचीव कर लिया है, मतलब कवर हो गया है आपका फिजिकल डेफिसिट। सो ये एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग सेम पीरियड पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखें ना, आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें 56.7% आपका हो चुका था तब तक फिजिकल डेफिसिट के बजट एस्टिमेट्स का। ये ऐसे है, मानो कि अगर मैंने 100 रुपये का सोचा है ना मेरा फिजिकल डेफिसिट होगा, तो उसका 56.7 रुपीज़ आपका हो चुका था। अब मेरे पास बाकी का फ़र्क है कि मैं अगले 3 महीने में सिर्फ उतना ही करूं। और लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो 54.5% ही रहा है। सो ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका फिजिकल सरप्लस हुआ था ऑफ 1.20 लाख करोड़ इन मंथ ऑफ दिसंबर 2025 अलोन। क्यों? क्योंकि टैक्स आपका कलेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं। चलिए रिवेन्यू की और रिसीट्स की बात कर लेते हैं हम। तो टोटल दिसंबर तक 9 महीने में आपका बजट एस्टिमेट का 72.2% रिसीव हो चुका है। एंड टैक्स का इसमें आपका नेट कितना रहा है? आपका 19,39,254 करोड़ रहता है। देखो हाईएस्ट आपका टैक्स का ही रहता है। टैक्स के बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू आपका रहता है, फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स रहती हैं। देखो आपको ये पता होने चाहिए शॉर्ट में, लेकिन अगर आप आरबीआई का पेपर दे रहे हो तो आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग का दे रहे हो तो आपको टर्म्स का मतलब तो पता ही होना चाहिए। सो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होती है कि जिस कोई भी ऐसी रिसीट जिसकी वजह से आपका डेट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये नहीं है कि लोन की तरह ले रहे हो मुझे बाद में पैसे देने हैं। और स्टेट्स को इसमें से कितना उन्होंने ट्रांसफ़र किया है? 10,38,164 करोड़। चलिए एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर आपका 66.7% हो चुका है बजट एस्टिमेट का। देखो हम लोगों ने रिसीट 72.2% हो चुकी है, खर्चा जबकि अभी सिर्फ 66.7% हुआ है उसमें से, और फिर भी हम फिजिकल डेफिसिट में हैं। ये चीज़ें ना थोड़ा ध्यान रखा करो, यही तो एनालाइज करनी है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और देखो अच्छा था एक्सपेंडिचर तभी तो वो इन्वेस्टमेंट इंजन और वो सब आया है ना। यही सब कुछ लिंक करना है एग्ज़ाम में, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में। सो 70% ऑफ बजट एस्टिमेट आपका हो चुका है। कैपेक्स 15% से आपका ग्रीव हुआ है। और यही हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो रूटीन के सरकार के खर्चे होते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट देखो कितना बड़ा है। इंटरेस्ट पेमेंट समझ के ना, यानी कि जो मैंने लोन ले रखे हैं ना उधारी, अपना फिजिकल डेफिसिट जो भी मेरा होता है डेफिसिट, वो मैं पैसा कहाँ से दूंगी? लोन लेके ही दूंगी, और लोन पे ही मुझे फिर इंटरेस्ट। देखो इतना सारा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लोन पे ही हो रहा है, तभी तो ये डेट सर्कल होता है। आपको पिछला डेट चुकाने के लिए और ज़्यादा लेते हो क्योंकि फिर इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इसी सर्कल में आपको नहीं फंसना है, और इसीलिए सरकार अपना डेफिसिट कम करना चाहती है। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग भी ये है कि इंडिया जो है वो अपना फिजिकल डेफिसिट टारगेट है हमारा कि हम करंट फिजिकल ईयर में 4.4% ऑफ जीडीपी का ही फिजिकल डेफिसिट करना चाहते हैं, और हम वो अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ नेशनल लेप्रोसी डे। और आपका जो नेशनल लेप्रोसी डे है वो हर साल जनवरी 30 को मनाया जाता है। आपका देखो जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ना वो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है, पर जो नेशनल बनता है वो जनवरी 30 को बनाता है। और ये क्यों इसी दिन को चुना गया है? बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। और इस साल का थीम क्या है आपका? एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इंश्योरिंग डिग्निटी। चलिए हम लोग नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो 1983 में इसे लॉन्च किया गया था। 2027 में हमें लेप्रोसी फ्री इंडिया या लेप्रोसी मुक्त भारत बनाना है, और जबकि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक का है, लेकिन हम 2027 तक ही चाहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमारे देश से। एंड करंट स्टेटस क्या है कि एलिमिनेशन पर हम लोग आ चुके हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है जब लेस देन 1 केस हो पर 10,000 पीपल, और ये हम 2005 में ही अचीव कर लिया था हमने। अब जो करंट फोकस है इज़ ऑन सब नेशनल एलिमिनेशन। अब ये क्या हम, क्योंकि ये क्या चाहते हैं हम ये स्टेटस हर डिस्ट्रिक्ट में अचीव करें।
निकुष्ट 2.0 ये एक रियल टाइम डिजिटल पोर्टल है जो यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में पूरा केसेस को ट्रैक करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट और ड्रग देखने के लिए कि उनको दवाइयाँ टाइम पे पहुंच रही हैं या नहीं। चलिए थोड़ा हम इस बीमारी, इस डिज़ीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। सो ये क्यों होता है आपका लेप्रोसी? ये बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। तो अर्ली साइंस में क्या होता है कि आपके ना ऐसे स्किन पे ना पेल और रेड से ना पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, हाथ ऐसे नम हो जाएंगे, आपको फील होने बंद हो जाएंगे, मसल्स में वीकनेस लगती है। एंड ट्रीटमेंट इसका क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। एंड प्रिवेंशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आप साइंस को देखें और अपना चेकअप करवाएं। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन मार्क्स इट्स 34th फाउंडेशन डे। तो जनवरी 30 को उन्हें 34 साल पूरे हो गए हैं और जो इस बार इवेंट था उसका थीम था उनका स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण, सो हेल्थ इज एम्पावरमेंट। चलिए NCW नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जब आपका कुछ भी एक्ट के थ्रू बनी होती है कोई भी कमीशन या कोई भी बॉडी। इसे जनवरी 1992 में बनाया गया था अंडर योर नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990। इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक जी और करंटली जो इसकी चेयरपर्सन है वो है श्रीमती विजय राहतकर जी। चलिए कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसे कमीशन के सारे मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड इसमें एक चेयरपर्सन होती हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। सो पर्सन ऑफ एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम फील्ड्स लाइक लॉ, मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन फील्ड से लेते हैं। एंड इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर लेना होता है। इट मस्ट बी फ्रॉम SC and ST कम्युनिटीज़, ये आपका है एक्ट में गिवन है। फिर एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं विच इज़ एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट और अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर। पावर्स देख लेते हैं क्या है। सो जो NCW है ना, वो जो भी विमेन राइट्स हैं, विमेन के अगेंस्ट जो भी केसेस हो रहे हैं कंट्री में उसका पूरा देखते हैं, वॉच डॉग हैं उसके। एंड इट पावर्स आर इक्विलेंट टू अ सिविल कोर्ट। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो सिविल कोर्ट की पावर्स उनके पास होती हैं। वो इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सुओ मोटो मतलब खुद से नोटिस भी जारी करके भेज सकते हैं कोई भी अगर मैटर है ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ विमेन राइट्स। वो रिव्यू भी कर सकते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड्स को, और अमेंडमेंट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं सरकार को कि आपको किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी करनी चाहिए। इंस्पेक्शन भी करते हैं वो जेल, रिमांड होम्स और जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे भी विमेन हैं कि देखने के लिए कि वो वहाँ पे सेफ़ हैं, उनके राइट्स सही हैं या नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी विमेन रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी उस पर भी एडवाइस करती है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स न्यू रामसर साइट्स एट पटना बर्ड सेंचुरी एंड चहारी धांड इन गुजरात। तो अब ये 2 एडिशंस के बाद टोटल इंडिया में 98 हो गई हैं रामसर साइट्स और 13.6 लाख हेक्टेयर्स का ये एरिया कवर करती है। चलिए पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में पहले बात करते हैं। ये आपकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना, मानो क्वेश्चन है पटना बर्ड सेंचुरी और आप सोचो नहीं बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश के इटाहा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है सेंचुरी। और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है इन उत्तर प्रदेश। एंड चाहे इसका साइज़ इतना छोटा है पर इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड जब बिल्कुल विंटर्स का पीक होता है ना, यहाँ पे 60,000 बर्ड्स आती हैं। एंड क्या क्या स्पीशीज़ होती हैं आपकी? रोजी पेलिकन, यूरेशियन स्पूनबिल, नॉर्दर्न पिनटेल और इवन कि आपका सैरस्क्रीन का भी हैबिटेट है ये, और इस वजह से ही इसको आपकी रामसर साइट बनाया गया है। अब अगर हम छारी ढांड वेटलैंड की बात करें, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है, कच्छ में। एंड बनी ग्रासलैंड्स के एज पे ये लोकेटेड है। और लोकल कच्छ लैंग्वेज में छारी का मतलब होता है सॉल्ट इफेक्टेड और ढांड का मतलब होता है शैलो वेटलैंड। तो ये सॉल्ट इफेक्टेड आपका शैलो वेटलैंड है। अब ये क्या है? ये एक सीजनल डेजर्ट वेटलैंड है जो जब मानसून अच्छा आता है ना, इसमें पानी भर जाता है तो ये काफ़ी फैल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। और ये कच्छ रीजन में आपकी फर्स्ट रामसर साइट बनी है इंडिया की और गुजरात में 5th है। यहाँ पे भी बहुत बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आता है तो जब उनका सीज़न होता है ना, वो फ्लाई अवे करते हैं तो यहाँ पर वो रुकते हैं। कॉमन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगोज और उसके साथ मैमल्स भी आपके डेजर्ट फॉक्स, वुल्फ, कैरकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। चलो इंडिया में मैंने आपको बताया था 98 टोटल हो चुकी हैं अब साइट्स।
स्टेट जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं वो है आपका तमिलनाडु, जहाँ पर 20 साइट्स लोकेटेड हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है सेकंड नंबर पे, जहाँ पे आपकी 11 साइट्स लोकेटेड है। ग्लोबली जो इंडिया है ना नंबर ऑफ साइट्स में, वो साउथ एशिया में हम फर्स्ट आते हैं और ग्लोबली हम थर्ड आते हैं। सो सबसे नंबर 1 आपकी ज़्यादा रामसर साइट्स यूके में है, देन सेकंड मैक्सिको और थर्ड में इंडिया में। चलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में भी देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये ओल्डेस्ट आपका इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब कि सरकारों के बीच में है ये, और ये Feb 2 1971 रामसर ईरान में साइन हुई थी, तभी रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। इसका मिशन क्या है कि जो भी वेटलैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको कंजर्व करना है, उनका वाइज यूज़ करना है। वाइज यूज़ में क्या आता है कि इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, एंड इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी अप्रोचेस लगानी है, इकोसिस्टम अप्रोचेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ये नहीं है कि वहाँ आप जाके बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो। सो इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी कब बना था? Feb 1 1982 को। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका हर साल Feb 2 को मनाया जाता है टू मार्क द डेट ऑफ कन्वेंशन एडॉप्शन। और ये जो नई लिस्टिंग्स हैं दे वर अनाउंस स्ट्रैटेजिकली जस्ट अहेड ऑफ योर वर्ल्ड, क्योंकि आपका आ चुका है Feb 2 को। चलिए इंडिया एनर्जी वीक 2026 की बात कर लेते हैं। ये आपका वीक जनवरी 27 से 30 तक हुआ था कंडक्ट आपके ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा में। तो काफ़ी इसमें देखिए एनर्जी रिलेटेड हुआ, काफ़ी MOU साइन हुए। सो 120 कंट्रीज़ से इसमें लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया था। सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपने विजन की बात की, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है हमें। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सारे ग्लोबल स्टेक होल्डर से बात की कि $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट आप अपॉर्चुनिटी है अक्रॉस इंडियाज़ एनर्जी वैल्यू चेन बाय 2030। तो ऑब्वियसली वो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स करेंगे, आप इंडिया में आएँ, पैसे लगाएं, और ऑब्वियसली आप भी मुनाफा बनाएं और इंडिया भी कमाएं। देन ये भी टारगेट उन्होंने अपनी विजन में किया, टू इंक्रीज इंडियाज एक्सप्लोरेशन एरिया टू 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बाय 2030, सपोर्टेड बाय $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द अपस्ट्रीम सेक्टर। इसके साथ साथ समुद्र मंथन मिशन, जिसका एम्फोसिस है ऑन इंडियाज डीप सी एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव, पर्टिकुलरली जो अंडमान एंड निकोबार बेसिन्स में काम करता है। तो इस सब पर उन्होंने बात की थी। चलिए अनाउंसमेंट और पॉलिसीज़ भी देख लेते हैं, इसके टाइम क्या आपकी लॉन्च की गई। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने डेडिकेटेड CBG पॉलिसी लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उसे देखेगी, वो अभी पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क लेकर आएंगे। उन्होंने सिर्फ अभी कहा है कि ऐसे अनाउंस की है पॉलिसी, जिसके अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस को स्केल अप किया जाएगा, उसको उसकी सप्लाई को। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग माइलस्टोन, सो इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है अचीव कर चुका है, नियरली 20% इन 2025, और इससे $19.3 बिलियन उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में बचाए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, तो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, एंड अपकमिंग आपका हब बनाया भी जा रहा है कांडला में। और शिप बिल्डिंग इनिशिएटिव पे भी उन्होंने बात की कि 70,000 करोड़ का रोड मैप लाया गया है फॉर इंडिजिनस शिप बिल्डिंग, एंड इट वाज हाईलाइटेड टू सपोर्ट एनर्जी लॉजिस्टिक्स। चलिए MOUs देख लेते हैं जो आपके साइन हुए ड्यूरिंग दिस वीक। सबसे पहले ONGC एंड BPRL, या फिर जिसे हम BPCL बोलते हैं, उनके बीच में साइन हुआ फॉर अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन एंड रिस्क शेयरिंग। BPCL और पेट्रोब्रास जो कि ब्राज़ील का है, इनके बीच में लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई कॉपरेशन का साइन हुआ। गेल एंड मॉल आपका जापान का है, इनके बीच लॉन्ग टर्म LNG कैरियर एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर गेल भवन। IOCL एंड एयर इंडिया के बीच में सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए साइन हुआ है। BPCL और टाटा मोटर्स के बीच में हुआ है एस्टैब्लिशिंग इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड EV चार्जिंग हब के लिए। चलिए आपकी नेक्स्ट है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग्स 2026। तो ये टाइम्स ग्रुप आपका लॉन्च करता है। सो इंडिया के हम टॉप 3 देख लेते हैं इनकी रैंकिंग्स में। सबसे पहले रैंक मिला है बी स्कूल में IIFT को, सेकंड है IIM अहमदाबाद, एंड थर्ड है आपका IIM बेंगलोर। चलिए आपकी क्लास यहीं तक ही थी। आपके हम लोगों ने जनवरी के ख़त्म कर लिए हैं करंट अफेयर्स,
और जैसे मैं आपको शुरू में भी क्लास में बताया था कि आरबीआई ग्रेड बी, चाहे आप एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एक ही कोर्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि देखो फंडामेंटली आपका जो इंग्लिश होता है, आपका क्वांट होता है, आपका रीजनिंग होता है, ये सेम ही लेवल का आता है इन सारे एग्ज़ाम्स में। सिर्फ आपका करंट अफेयर्स का लेवल थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप कवर कर रहे हैं खासकर पीआईबी, तो आप बहुत ज़्यादा एज पे हैं बाकी बच्चों से। तो ये आपका सब कवर होता है आपके बिगनर टू बैंकर कोर्स में। आपकी बेसिक से एडवांस क्लासेस भी मिलेंगी, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आशुतोष सर से, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा सारा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। एंड कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और 2 वर्जन्स में आपका कोर्स अवेलेबल है। स्टैंडर्ड वर्जन आपका पूरा ऑनलाइन रहता है, और आपका जो प्रो वर्जन है वो ऑनलाइन तो रहेगा, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स आपको होम डिलीवर होती हैं। आपका स्टैंडर्ड वर्जन है 4899 का आफ्टर योर 55% डिस्काउंट, प्रो वर्जन है 8499 का आफ्टर योर 60% डिस्काउंट। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर कोई और इशू है, आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मैसेज कीजिए हमें, हम आपकी हर चिंता, हर परेशानी का जवाब देंगे, हल करेंगे, कोई भी आपको डाउट है। चलिए अब क्लास में मिलेंगे।